हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंधी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 10 सेमेस्टर 5 का। पेपर टाइटल क्या है? 20th सेंचुरी पोएट्री। ओके, तो यूनिट 1 में पढ़ना है हमें W.B. ईस्ट का पढ़ना है। दो पोएम है हमारा। पहला क्या है? द सेकेंड कमिंग, और दूसरा क्या है? लेक आइल ऑफ एनिसफ्री। ओके, W.B. ईस्ट का पूरा नाम क्या है? विलियम बटलर है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के फील्ड में। ओके, तो थोड़ा सा पोएम के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला पोएम क्या है? द सेकेंड कमिंग। ओके, द सेकेंड कमिंग है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जब जब दुनिया में क्या होता है, पाप अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है, अपराध अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, तो क्या होता है? भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं फिर से, है ना, ताकि उसको क्या करे, उसको ख़त्म करे। तो जो हमारे पोएट हैं वो श्योर है कि द सेकेंड कमिंग, वो श्योर है कि क्या जीसस क्राइस्ट का फिर से जन्म होगा। क्यों जन्म होगा? क्योंकि अपराध अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और ये कब लिखा गया है? तो वर्ल्ड वार 1 के बाद ये पोएम को लिखा गया है। ठीक है, और इसमें वो बताते हैं कि क्या, कि यहाँ पे अब ना कोई किसी का बात कोई ना समझ रहा है ना सुन रहा है, बस अपने धुन में क्या है, पाप किए जा रहे हैं। इनमें इसको क्या किया है, बाज के बारे में बताएं यहाँ पे, लेकिन उसको क्या किससे कंपेयर किया? इंसान से कंपेयर किया है कि उन्होंने जो 2000 साल पहले जन्म लिया और जो अपने उपदेश दिए थे, अब इंसान उसको क्या कर रहा है, ना उसको सुन पा रहा है, ना समझ कर पा रहा है, ना उस पर अमल कर पा रहा है। इंसान अपना ही काम किए जा रहा है, अपना अपराध किए जा रहा है ना। और इसमें बताया है कि कैसे, और ये बहुत पावरफुल पोएम है। ठीक है, और बहुत पावरफुल पोएम है। और ये कब लिखा गया है? तो जब पूरा दुनिया बिखरने लगा, अराजकता फैल गया, अपराध अपने चरम सीमा पे, है ना। कवि का इसमें क्या मानना है, ये पोएट का इसमें क्या मानना है कि पुरानी सभ्यता का अंत हो गया है। जो पहले हमारा जो रिचुअल था, जो ये था, वो सब क्या, आदमी सब कुछ भूल चुका है। जो भी उपदेश था, सब अपना क्या कर रहा है, एक अलग ही दुनिया में सब जी रहा है, अपने काम कर रहा है, अपने कर्म और धर्म पे अंतर नहीं कर पा रहा है ना। और क्या हो रहा है, दुनिया पूरा क्रूल होते जा रहा है। तो इनका मानना है कि क्या होगा, जीसस क्राइस्ट फिर से यहाँ पे जन्म लेंगे। ओके, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, आप क्या कीजिएगा, इसको अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पोएम है लेक आइल ऑफ एनिसफ्री। देखिए यहाँ पे आइल का मतलब, यहाँ पे जो है ISLE जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? आइलैंड होता है। ठीक है, आइलैंड होता है। और एनिसफ्री क्या है? एक रियल जगह है। ओके, किसी आइलैंड का एक क्या होगा, रियल जगह है। ठीक है, जिसमें क्या, पोएट जो W.B. ईस्ट है, विलियम बटलर है, वो कहाँ जाना चाहते हैं? एनिसफ्री में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं भाई? क्योंकि ये क्या किया, टाउन में जो अभी वो जहाँ रह रहे हैं, यहाँ की दुनिया से, यहाँ के पॉल्यूशन से क्या है, वो पूरा एकदम परेशान हो चुके हैं। और वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं? पीस चाहते हैं। ठीक है, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और ये सब छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? एनिसफ्री में वो जाना चाहते हैं। वहाँ जाके वो क्या करना चाहते हैं? तो मिट्टी और लकड़ी से अपना एक घर बनाना चाहते हैं। बीन्स का खेती करना चाहते हैं, जो कि कितना लाइन्स का होगा, 9 लाइन्स का होगा, वो उसमें बोले हैं। ठीक है, तो यही है इस पोयम में। ओके, और वो क्या है, इस शोर शराबा से मतलब यही दूर जाना चाहते हैं, एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं। और वो इससे ये क्या बता रहे हैं कि वो प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति की सुंदरता पर क्या है, वो आनंद लेना चाहते हैं। ओके, इस पोयम का ये है। फिर देखिए हमारा यूनिट 2 में है, एजरा पाउंड का है। क्या है? इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। इनका क्या है? इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, कि ये मतलब ना 2 लाइन की ये है, पोयम है। ओके, और इसमें कवि क्या है, मेट्रो स्टेशन की भीड़ में दिखने वाले चेहरों की तुलना किससे करते हैं? तो एक गीली काली टहनी पर लगे फूलों से करते हैं, फूलों की पंखुड़ियों से करता है। ठीक है, तो इसका है यही है। चलिए फिर है क्या, हिल्डा डुल लिटल। ओके, इनका क्या, ओरेड है। इसमें क्या बताया गया है भाई? तो ये क्लासिक, देखिए ये क्या, इसमें जो लिखा हुआ है ओरेड। ठीक है, तो माउंटेन ओरेड क्या करती है? पुकारती है। किसको पुकारती? तो ओशियन को, समुद्र को क्या करती है? पुकारती है। और क्या बोलती है? कि अपनी लहरों को पहाड़ों के चीड़ के पेड़ों की तरह ऊपर उठाए उसको। ठीक है, और यह प्रकृति की शक्तिशाली छवि को पेश करती है ना। चलिए यूनिट 4 में हमारा, यूनिट 3 में है TS
फिर हमारा आता है यूनिट 3, ठीक है, जो कि टी.एस. इलियट का है। क्या है पोएम का नाम? तो जरनसन। इसमें क्या होता है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये एक मतलब ओल्डर मैन का कहानी है। वो खुद बताता है अपने बारे में और विचार करता है किसके बारे में? अपने खालीपन के बारे में, ठीक है, जो वो भी वर्ल्ड 1 के बाद का बताता है कि कैसा उसकी ज़िंदगी में खालीपन छा गया है, वो आध्यात्मिक रूप से क्या हो गया है? बंजर हो गया है और वो समाज का प्रतीक है जिसने अपना विश्वास और जोश क्या किया? एकदम बिल्कुल खो दिया है। ओके। और स्पीकर अपने आप को बहुत एम्प्टी और साइनिकल फील करता है। ओके। चलिए फिर यूनिट 4 में हमारा विल्फर्ड ओवेन का क्या है? फ्यूटिलिटी। ओके। इसमें हमारा क्या है भाई? तो ये पोएम कब लिखता है विल्फर्ड ओवेन? तो देखिए इसमें एक वार के टाइम का ही है, ठीक है। उसका साथ ही उसका जो एक होता है एक डेड सोल्जर का ये में लिखा गया है कि वो मर जाता है, ठीक है, स्नो में। और स्पीकर जो हमारे पोएट है वो क्या करते हैं कि इसको कहाँ लेके जाओ? धूप में लेके जाओ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इसको धूप में लेके जाएगा तो सन को, जैसा कि हम सूर्य देवता को इतना पावरफुल मानते हैं, तो क्या करेंगे? वो इसको उठा देंगे, इसको ठीक कर देंगे। लेकिन इसके बाद पोएट को ये रियलाइज़ होता है कि क्या कि सन भी मौत के सामने क्या है? पावरलेस है कि नहीं? तो वही वो क्वेश्चन करता है पर्पस ऑफ लाइफ का, ठीक है, क्रिएशन इन द फेस ऑफ वॉर। ओके। लेकिन उसको फिर एहसास होता है क्या? युद्ध के सामने सब कुछ बेकार है, मौत के सामने, है ना। तो चलिए उसके बाद हमारा यूनिट 4 का ही है W.H. ऑर्डन का क्या है? लुक स्ट्रेंजर। लुक स्ट्रेंजर में क्या है? तो लुक स्ट्रेंजर में क्या होता है कि जो हमारे पोएट है, स्पीकर है W.H. ऑर्डन, वो क्या करते हैं? एक स्ट्रेंजर, एक अननोन व्यक्ति को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं कि आओ देखो मेरे ये को, समुद्र को, मेरे प्रकृति को, ठीक है। वो क्या करता है? इसमें इनवाइट करता है वो शांतिपूर्ण देश के माध्यम से, और देश की स्थिति पर क्या करता है? विचार करता है। ओके। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे क्या है भाई। तो पहले हमारा शॉर्ट आंसर टाइप है द सेकेंड कमिंग से। तो हु रोट द सेकेंड कमिंग? तो कौन लिखा है भाई? W. ईस्ट। ओके, विलियम बटलर ईस्ट। और ये पोएम कब पब्लिश हुआ था? तो 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हिस्टोरिकल सिचुएशन इंस्पायर्ड द पोएम? तो पोस्ट वर्ल्ड वार 1 चाओस, ठीक है। फिर व्हाट इमेज ओपन्स द पोएम? क्या पढ़ने के बाद हमें ऐसा होता है? तो अ फैल्कॉन टर्निंग इन अ वाइडनिंग जायर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए जैसे क्या होता है, ऐसे बवंडर आप लोग देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाता है ना, स्पाइरल होता है। तो यही बोल रहा है वाइडनिंग, मतलब ये क्या हो रहा है? ये चौड़ा होते जा रहा है, इंसान का पाप सब, है ना। तो बोल रहा है कि जैसे कि एक बाज है और यहाँ से ये उड़ना शुरू किया है और उड़ते उड़ते क्या हुआ है कि उसका इतना वाइडर हो गया है उसका एरिया कि वो चाह के भी क्या हो सकता है? बीच में सेंटर में नहीं आ सकता, या फिर वो अपने मालिक के पास नहीं पहुंच सकता। मालिक यहाँ पे किसको? जीसस क्राइस्ट को बोला गया है। और यहाँ पे बाज हम लोग कौन है? हम लोग है फैल्कॉन, ठीक है। फैल्कन किनको बोला गया? हम मनुष्यों को बोला गया है कि अब हम लोग इतना दूर और आगे बढ़ गए हैं कि अब हमें किसी का उपदेश संदेश कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अपने मन में हम क्या कर रहे हैं? करते जा रहे हैं। ओके। चलिए फिर है हमारा व्हाट डज थिंग्स फॉल अपार्ट सजेस्ट? तो कोलैप्स ऑफ ऑर्डर। ओके। व्हाट क्रिएचर अपीयर्स एट द एंड ऑफ द पोएम? तो क्या है? अ रफ बिस्ट। फिर है हमारा वेयर इज द बिस्ट मूविंग टुवर्ड? तो क्या होगा? बैथलम। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पोएम प्रिडिक्ट? पोएम क्या प्रिडिक्ट करता है? अ न्यू फाइटिंग एरा। फिर है हमारा द लेक आइल ऑफ एनिस्फ्री में है, क्या है? पहला क्वेश्चन व्हाट प्लेस डज द पोएट वांट टू गो? तो कहाँ जाना चाहता है वो? कौन सा आइलैंड में? तो एनिस्फ्री में जाना चाहता है, जो एक रियल प्लेस है, नॉट इमेजिनरी। ओके। फिर है व्हाट डज द पोएट प्लान टू बिल्ड देयर? तो अ स्मॉल कैबिन बनाना चाहता है वो। फिर है व्हाट नेचुरल साउंड डज ही हियर? तो लेक वाटर लैपिंग, जो होता है ना ये जो तालाब में जो साइड में किनारे पानी का आवाज़ आता है, तो वो सुनना चाहता है वो, और उसके कानों में गूंजता भी है। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज एनिस्फ्री सिम्बलाइजेस? तो क्या वो किसको कर रहा है? पीस एंड सॉलिट्यूड को। वहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या वो शांति उसको चाहिए, तो वहाँ पे वो किसको कर रहा है? शांति एंड पीस एंड सॉलिट्यूड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएट स्टैंडिंग इन रियलिटी?
और वो रियलिटी में कहाँ पे है, तो वो शोर शराबे सिटी में है वो, ठीक है। वॉट पोएटिक मूवमेंट इन्फ्लुएंस द पोएम, तो क्या रोमांटिसिज्म। फिर है हमारा इमेजिस्ट पोएट में है, क्या एजरा पॉन्ड का है, क्या इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो से क्वेश्चन है, हु रोट इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, तो एजरा पॉन्ड, ओके। विच पोएटिक मूवमेंट इज इट एसोसिएटेड विथ, तो क्या इमेजिज्म पर लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपेयर्ड टू पेटल्स ऑन ए ब्रांच, तो फेस इन द क्राउड, जो वहाँ पे बताए थे कि फेस सबको किससे क्या है, कली सबसे वो कंपेयर कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सेटिंग ऑफ द पोएम, तो अब मेट्रो स्टेशन पे लिखा गया है, उसके ऊपर लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएम नॉन फॉर, तो एक्सट्रीम ब्रेविटी। H.D. ऑरिड का है, तो हु रोट ऑरिड, तो हिल्डा डुलिटिल, ओके। फिर व्हाट नेचुरल एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड इन पोएम, तो सी और फॉरेस्ट को क्या कर रहा है यहाँ पे, कंपेयर कर रहा है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, तो स्पीकर इन द पोएम का अ माउंटेन निम्फ, ठीक है, पहाड़ी अप्सरा जिसको बोल सकते हैं, ऑरिड। विच लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस द पोएम, तो इमेजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोएटिक टेक्निक्स इज प्रोमिनेंट, तो क्या है, विविड इमेजरी। यूनिट 3 से हमारा हु रोट जेरनसन कौन लिखा है, T.S. इलियट ने लिखा है। व्हाट डज जेरनसन मीन, तो क्या है, लिटिल ओल्ड मैन को यहाँ इसका मतलब है, ठीक है, जो कि लिखता है वर्ल्ड वार के बाद का कि अकेला पड़ गया वो और एम्प्टी अपने आप को महसूस करता है। फिर व्हाट इज़ द पोएम मेन थीम, तो क्या है, स्पिरिचुअल डीके, उसका आध्यात्मिक क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, स्टेरिलिटी बंजर छा गया है। इन विच लिटरेरी पीरियड डज इट बिलोंग, तो क्या है, मॉडर्निज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओल्ड मैन रिप्रेजेंट, तो ओल्ड मैन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मॉडर्न सिविलाइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिलीजियस फिगर इज एल्यूडेड टू, तो क्रिस्ट। यूनिट 4 में हमारा द मॉडर्न वॉर एंड मॉडर्न पोइट्री में हु रोट फ्यूटिलिटी, तो कौन लिखे है, विल्फर्ड ओवेन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉर इन्फ्लुएंस द पोएम, तो वर्ल्ड वॉर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द, ये फ्यूटिलिटी का है, तो मीनिंगलेसनेस ऑफ वॉर, तो वॉर क्या है, बेकार है ना। यहाँ पे क्या बताया गया, वॉर बेकार, फालतू में इतना सारा हम लोग का लॉस होता है, हो गया था, है ना। तो यहाँ पे वॉर को क्या बताया, मीनिंगलेस बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेचुरल फोर्स इज एड्रेस्ड, तो यहाँ पे किसको है, तो द सन को, है ना। व्हाट डज द डेड सोल्जर सिम्बलाइजेस, तो लॉस्ट यूथ को बताया जा रहा है। फिर लुक स्ट्रेंजर में देखिए, हु रोट लुक स्ट्रेंजर, तो W.H. ऑर्डन ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएम मेनली अबाउट, तो क्या ह्यूमन लाइफ एंड टाइम के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी पीरियड डज ऑर्डन बिलोंग टू, तो कब से कहाँ से बिलोंग करता है, मॉडर्न पीरियड से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टोन डोमिनेट्स द पोएम, तो क्या है, रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सी सिम्बलाइजेस, तो पैसेज ऑफ लाइफ को दर्शाता है यहाँ पे, समुद्र। चलिए अब हम लोग थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सेकंड कमिंग एज अ प्रोफेटिक पोएम अबाउट द मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे है कि हम लोग को कैसे यहाँ पे आधुनिक जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको बताना है कि कैसे ये भविष्य सूचक कविता है। तो चलिए हम लोग इसका बताते हैं कि कैसे है। तो देखिए पहला है, द WB ईस्ट द सेकेंड कमिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोफेटिक पोएम ऑफ द 20th सेंचुरी। और इसको क्या मोस्ट पावरफुल पोएम क्या माना गया है 20th सेंचुरी का, ओके। द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ वर्ल्ड फिल्ड विथ वायलेंस, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड मॉरल कन्फ्यूज़न, है कि नहीं। ये दुनिया क्या कैसे बताया गया कि पूरा एकदम अहिंसा फैला हुआ है, पॉलिटिकल ये है, फिर सोशल भी बताया, मोरल कन्फ्यूज़न, किसी को पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, सब नैतिकता को अपना क्या कर दिया, एकदम भूल चुके हैं, त्याग चुके हैं। ईस्ट प्रेजेंट्स मॉडर्न सिविलाइजेशन एज कोलैप्सिंग बिकॉज ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैव लॉस्ट देयर अथॉरिटी। और मॉडर्न सिविलाइजेशन इसको बोल रहा है क्योंकि हम लोग अपने पुराने बात को सब वहाँ पे क्या है भूल चुके हैं। लोग एकदम पाप के एकदम चरम सीमा पे पहुँच गए, किसी को कोई मतलब नहीं है पुराने उपदेशों से, संदेशों से, ठीक है।
द पोएम ओपन्स विद द फेमस ऑफ इमेज ऑफ अ फैल्कॉन फ्लाइंग अवे फ्रॉम द फैल्कॉनर। वही वाला इमेज से ये क्या किया, बताने का कोशिश किया जो ऊपर हम लोग ड्रॉ किए थे, है ना। तो द पोएम ओपन्स द फेमस इमेज ऑफ फैल्कॉन फ्लाइंग अवे फ्रॉम द फैल्कॉनर। और ये फैल्कॉनर कौन, यहाँ मालिक को बोल रहा है, और वो कि वो उड़ता चला जा रहा है और अपने मालिक की बात उसके कानों में घुस ही नहीं रही है, ना समझ में आ रहा है। वो चाह के भी क्या करा, वापस नहीं आ पाएगा, है ना। दिस सिम्बलाइजेज ह्यूमैनिटी लॉसिंग कंट्रोल ओवर इट्स गाइडेंस एंड प्रिंसिपल। और ये किसको दर्शा रहा है कि जो हमारा ह्यूमैनिटी है, ठीक है, जो ह्यूमैनिटी है वो क्या है, लॉस हो चुका है, हमारे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई ना गाइडेंस है ना कोई प्रिंसिपल है। द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड suggests that social order, religion, and morality are disintegrating. The world is dominated by chaos where innocence is destroyed and evil gains strength. और यहाँ पे क्या है कि जो राक्षस हैं, चाहे जो भी बोल दीजिए, खराब लोग हैं, उसको क्या पावर और ज़्यादा मिल गया है कि दुनिया को कैसे, और वो लोग को ये सब में अच्छा लग रहा है, उन लोगों को क्या लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। मतलब अच्छे लोग, ऐसा नहीं है कि 100% हमेशा खराबी लोग होते हैं। तो जो हमारे 10% अच्छे लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो ख़राब लोग हैं यहाँ पे क्या है, उसको खुशी महसूस हो रही है और वो लोग क्या स्ट्रेंथ फील कर रहा है ना। चलिए, instead of the hopeful second coming of Christ, East imagines the arrival of terrifying beast. The sphinx-like creature moving toward Bethlehem represent a new era of cruelty and barbarism. क्या बोल रहा है कि एक नया क्रिएचर आ रहा है जो किसके तरफ कैसा है भाई, तो क्रियलिटी का एरा बन जाएगा और बारबेरिज्म का एरा बन जाएगा। दिस विजन शोज ईस्ट बिलीव दैट हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल एंड द मॉडर्न सोसाइटी इज एंटरिंग अ डार्क फेज। वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी वो क्या अंधेर दुनिया में जा रहा है, डार्क फेज में जा रहा है। और ये इनको विश्वास है, इनको बिलीव है कि क्या है, जब जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान ज़रूर आते हैं, और ये साइकिल क्या है, घूमते रहता है, ठीक है, साइकिल क्या है, घूमते रहता है, तो वो ज़रूर इसका उनको भरपाई करना पड़ेगा। Thus the poem predicts the collapse of civilization and the birth of frightening age, making it a prophetic commentary on the modern world. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द सिम्बॉलिज्म एंड इमेजरी इन द सेकेंड कमिंग। तो आपको इसका बताना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ईस्ट यूजेज रिच सिम्बॉलिज्म एंड स्ट्राइकिंग इमेजरी टू एक्सप्रेस हिज आइडिया द वाइडनिंग gyre, okay, symbolizes the breakdown of order in history. The falcon losing contact with the falconer represent human being losing moral and spiritual guidance. तो वही वाला बता रहा है कि वो क्या सिंबल जो वो प्रतीक जो दिए वो क्या किसको क्या उसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं। तो वही है कि इंसान क्या है, अपने मालिक अपने फैल्कॉनर से क्या हो रहे, दूर जा रहे हैं, और उनको ना कोई उनके पास कोई प्रिंसिपल है, ना कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस है, और अपने क्या मॉरल को भी वो लॉस कर चुके हैं। द फ्रेज ब्लड डिम्ड टाइड क्रिएट्स एन इमेज ऑफ वायलेंस एंड वॉर। और ये ब्लड डिम्ड टाइड किसका इमेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो वायलेंस और वॉर का, सजेस्टिंग द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय मॉडर्न कन्फ्लिक्ट्स। और वो क्या बता रहा है इसका कारण, कि मॉडर्न कन्फ्लिक्ट के कारण क्या हो रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस बीइंग ड्रॉन्ड इंडिकेट्स डिसअपियरेंस ऑफ प्योरिटी एंड गुडनेस। और द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस किसको डिनोट कर रहा है, तो डिसअपियरेंस ऑफ प्योरिटी एंड गुडनेस, की अच्छाई और क्या सच्चाई सब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, गायब हो रहा है। द मोस्ट पावरफुल सिंबल इज़ द रफ बीस्ट। और सबसे यहाँ पे पावरफुल किसको बताए, रफ बीस्ट को। तो स्लोचिंग टुवर्ड बैथलम इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट, दिस मॉन्स्ट्रस फिगर रिप्रेजेंट अ डिस्ट्रक्टिव न्यू सिविलाइजेशन। बैथलम ट्रेडिशनली अ प्लेस ऑफ होप बिकम्स अ प्लेस ऑफ फियर। और जहाँ पे एक प्लेस ऑफ होप रहना चाहिए वहाँ पे क्या प्लेस ऑफ फियर हो रहा है, क्योंकि एक क्या बहुत बड़ा क्रिएचर क्या आ रहा है, जैसे राक्षस उसको बोल सकते हैं हम लोग, ओके। थ्रू दिस इमेज ईस्ट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड मूविंग फ्रॉम order to chaos. His symbolic language makes the poem mysterious and universal, reflecting anxiety about the future of humanity. और ये किसको बता रहा है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को बता रही कि क्या इसका होने वाला है।
फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस ईस्ट कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री इन द सेकेंड कमिंग। तो इनके कंसेप्ट का बताना है। तो देखिए आंसर, ईस्ट बिलीव्ड हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल। और वो क्या बोल रहे हैं कि इतिहास क्या है, साइकिल है, सबका ये चक्र क्या होता है, घूमते रहता है, आते रहता है। विच डिस्क्राइब एज जायर्स। ओके, इच साइकिल लास्ट अबाउट 2000 ईयर एंड एंड्स इन चाओस। वो भी अब बता रहे हैं क्या कि 2000 पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, फिर होगा, फिर से वही साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा। बिफोर अ न्यू एरा बिगिंस द सेकेंड कमिंग एक्सप्रेसेस दिस फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू इस द क्रिश्चियन एरा इज एंडिंग एंड न्यू एज इज अबाउट टू बिगिन। और वो क्या बता रहे कि क्रिश्चियन एरा ख़त्म होने को और एक नया एरा का क्या होगा, जन्म होगा। द वाइडनिंग स्पाइरल इज़ द पोएम सजेस्ट द वीकनिंग ऑफ द ओल्ड सिस्टम। और वो जो हम बनाए थे वो स्पाइरल, वो किसको डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीक पड़ रहा है हमारा ओल्ड सिस्टम, जो हमारा पुराना सभ्यता था उसको क्या हो रहा है, लोग कमज़ोर हो रहा है, उसको अब लोगों पे वो क्या हो रहा है, हावी नहीं हो रहा है, अमल नहीं कर रहे हैं। द अप्रोचिंग बिस्ट symbolizes द स्टार्ट ऑफ न्यू बट टेरिफाइंग अप्रोच। ठीक है, द पोएम देयरफॉर इज नॉट ओनली अबाउट वार बट अबाउट अ यूनिवर्सल हिस्टोरिकल ट्रांजिशन. East suggests that every civilization eventually collapses and is replaced by another. The modern world's confusion is simply a sign of historical change. Thus, the poem presents history as as a cyclical rather than progressive, making human suffering part of the larger cosmic pattern. और ये क्या मान रहा है, दुनिया को प्रोग्रेसिव नहीं मान रहा है, क्या मान रहा है, साइक्लिकल मान रहा है। क्यों मान रहा है, क्योंकि इतना पहले भी जब जब उतना पाप बढ़ गया था तो क्रिस्ट का जन्म हुआ, तो अभी भी जैसे कि जैसा इनको देख रहे हैं तो क्या इनको लग रहा है कि फिर से जन्म होगा। और ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर, एनालाइज द लैक ऑफ आइल ऑफ इंस्फ्री एज अ पोएम ऑफ स्केप एंड पीस। तो देखिए इसका आंसर क्या है। द लेक आइल ऑफ एनिस्फ्रे एक्सप्रेसेस पोइट्स डीप डिज़ायर टू स्केप द बिजी अर्बन वर्ल्ड। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि पोएट का डीप डिज़ायर है, महत्वाकांक्षा है कि यहाँ से वो स्केप होके कहाँ चले जाए, एक प्रकृति वाले जगह में, मतलब प्रकृति जहाँ पे नेचर फ्रेंडली एरिया हो वहाँ पे चले जाएं। द स्पीकर ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग अ स्मॉल कैबिन एंड लिविंग अलोन इन हारमोनी। और वो क्या सपना देख रहे हैं कि हम एक नया छोटा कैबिन बनाएंगे, लकड़ी और मिट्टी का है ना, और अकेले रहेंगे, विथ नेचुरल सराउंडिंग। द पोएम कंट्रास्ट सिटी लाइफ विथ नेचुरल पीस वाइल स्टैंडिंग ऑन अ पेमेंट ग्रे। ओके, द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ लेक वाटर इन हिज हार्ट। वो कानों में तो हॉर्न का आवाज़ सुन रहे होंगे, लेकिन अपने दिल में उनको क्या, वो लेक का आवाज़ उनके कानों में, हृदय में क्या हो रहा है, गूंज रहा है। दिस सजेस्ट दैट नेचर एग्जिस्ट ओनली इन प्लेस बट ऑल्सो इन मेमोरी एंड इमेजिनेशन। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ ये कोई प्लेस पे नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि हमारे यादों में, हमारे काल्पनिक शक्ति में भी है। नेचुरल इमेजेस लाइक बीज, लिनेट्स एंड इवनिंग लाइट क्रिएट अ काम एटमॉस्फेयर। और वो क्या बता रहे, जो मधुमक्खी होते हैं और जो होते हैं ये सब किसको क्रिएट करते हैं, एक काम एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग अच्छा करते हैं। द पोएम शोज दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सिंप्लिसिटी एंड इनर हारमोनी रैदर देन मटेरियल सक्सेस। और वो क्या बता रहे हैं कि फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर एंड इमेजिनेशन इन द लेक ऑफ आइल ऑफ एनिस्फ्रे। ठीक है, उनका आपको बताना है। चलिए, तो इन दिस पोएम नेचर इज प्रेजेंटेड एज अ सोर्स ऑफ इमोशनल बैलेंस एंड स्पिरिचुअल कंफर्ट। और वह यहाँ पे नेचर को क्या माना गया है, किसको ये करा है, तो ये सोर्स ऑफ इमोशनल बैलेंस है ना, कि ये जीवन में क्या बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है हमारे जीवन में। और इन स्पिरिचुअल कंफर्ट मतलब हम लोग क्या आध्यात्मिक तरीके से भी क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। द पोएट इमेजिन्स ग्रोइंग बीन्स, हियरिंग बीज एंड वॉचिंग द चेंजिंग लाइट ऑफ द डे। और वो यहाँ पे पोएट क्या इमेजिन कर रहा है कि उसके बीन्स जो वो लगाए हैं 9 लाइन्स में, वो बड़े हो रहे हैं, बीज के आवाज़ को सुन रहे हैं। ठीक है, और क्या देख रहे हैं, तो जो डे नाइट वो हो रहा है उसको देख रहे हैं। दिस इमेज क्रिएट सेंस ऑफ टाइमलेस पीस। However, the poem is not about actual escape but imaginative escape। और ये क्या एक्चुअल escape नहीं है, वो वहीं पे अभी सिटी में खड़े खड़े ये सब इतना सोच रहा है और वो escape करके कहाँ चला गया है, वहाँ नेचुरल अपने दुनिया में चला गया है। The poet remains in the city yet mentally lives in Enisfrey।
दिस शोज द पावर ऑफ इमेजिनेशन टू ओवरकम लोनलीनेस एंड स्ट्रेस। और ये क्या बताया कि पावर ऑफ इमेजिनेशन, काल्पनिक शक्ति में, कल्पना में कितना शक्ति होता है कि हम लोग क्या अपने लोनलीनेस से भी ओवरकम कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस से भी, है ना। हम लोग भी क्या होता है, रात में सोते हैं तो सोचते हैं थोड़ा अच्छा अच्छा सपना देखेंगे, है कि नहीं। आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, कोई अच्छा सपना देखते हैं, नींद टूट जाता है तो लगता है कि चलो इसको हम लोग कंटिन्यू करें, कोशिश करते हैं कि नहीं। आप लोग कमेंट में बताना। चलिए, ईस्ट सजेस्ट दैट मॉडर्न लाइफ डिस्टेंस ह्यूमन फ्रॉम नेचर। वो क्या बता रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफ है ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या कर दे रहे हैं, दूरी पैदा कर दे रहा है। बट मेमोरी एंड इमेजिनेशन कैन रीस्टोर दैट कनेक्शन। और इसको कौन कम कर सकता है, तो जो हमारा काल्पनिक शक्ति है इसको क्या कर सकता है, और हमारी यादें कम कर सकता है, ठीक है। द आइलैंड बिकम्स अ सिंबल ऑफ इनर ट्रांसिक्वलिटी। Therefore, the poem combines nature with imagination and to express the universal human longing for peace. फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट 2 से क्वेश्चन है, तो देखिए, डिस्कस इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इमेजिज्म। तो कैसे वो मेट्रो को परफेक्ट एग्जाम्पल मान रहा है, तो देखिए इसका आंसर है। तो एजरा पाउंड्स इन ए स्टेशन of the metro is one of the most famous poem of the Imagist movement. Images में aim to present clear sharp image without unnecessary word और ornamentation। इसमें unnecessary word के अलावा क्या, डायरेक्ट वो हमें वो जो फिगर है उसको देखने का प्रयास करवाते हैं हमारे जो पोइट्स होते हैं, ठीक है। द पोएम कंटेन्स ओनली 2 लाइन्स एट इट क्रिएट्स अ पावरफुल विजुअल इम्प्रेशन। पोएम बस 2 लाइन का है लेकिन एक पावरफुल विजुअल हमें दृश्य वहाँ पे दिखता है। द पोइट ऑब्जर्व फेसेस इन द क्राउडेड। देखिए क्या है, द पोइट ऑब्जर्व फेसेस इन अ क्राउडेड मेट्रो स्टेशन एंड कंपेयर्स देम टू पेटल्स ऑन अ वेट। क्या करता है वो, क्राउड को ऑब्जर्व करता है और उनका जो सिर होता है, हेड होता है, किससे कंपेयर करता है, पेटल्स ऑन वेट, ठीक है। ब्लैक बाउ, दिस कंपैरिजन नॉट एक्सप्लेन बट डायरेक्टली प्रेजेंटेड विच is a key feature of imagism. The poem avoids narrative and focus entirely on a single moment of perception. फिर द लैंग्वेज इज सिंपल, प्रिसाइज एंड कंक्रीट। लैंग्वेज कैसा है, तो सिंपल है, प्रिसाइज और कंक्रीट है। देयर आर नो मोरल लेसन, नो इमोशंस और इमोशन explanation. Instead, meaning emerges through imagery. The beauty of human faces suddenly appearing in darkness resemble delicate फ्लावर पेटल अगेंस्ट अ डार्क बैग। ये सिंपल क्या है, एक कंपैरिजन, इसमें कोई मोरल लेसन नहीं है, कोई इमोशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। Thus the poem demonstrate imagist principle, brevity, clarity and visual precision, the concentration or a single image, making it a perfect example of imagist poetry. ओके उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, एनालाइज द इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो। तो बताना है आपको। द पोएम रिलाइज कम्प्लीटली ऑन इमेजरी। द फर्स्ट इमेज इज द सडन अपीयरेंस ऑफ फेसेस इन अ क्राउड। फर्स्ट इमेज कैसे आ रहा है पोएट के दिमाग में, तो सडन अपीयरेंस हो रहा है उसका जितना का फेसेस है उस क्राउड में, ठीक है। फिर क्या है, द सेकेंड पेटल्स ऑन अ वेट ब्रांच। द ब्यूटी लाइज इन द साइलेंट कनेक्शन बिटवीन 2 इमेजेस। और ये 2 इमेजेस में वो क्या रिलेशन क्रिएट करते हैं, कंपेयर करते हैं। द फेसेस सिम्बलाइजेज फ्लीटिंग मोमेंट इन मॉडर्न अर्बन लाइफ वाइल पेटल्स रिप्रेजेंट नेचुरल ब्यूटी। और जो यहाँ पे फेसेस किसको दिखा रहा है, अर्बन लाइफ में, उसी को कंपेयर किससे कर रहा है, नेचुरल ब्यूटी का पेटल से। एंड द फ्रेगलिटी, द ब्लैक ब्रांच सजेस्ट डार्कनेस एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी। The contrast between natural and urban element creates emotional depth. The poem suggests that even in crowd modern life, moments of beauty can be discovered. The image captures brief but meaningful perception. Thus, found transforms an ordinary scene into timeless artistic moment through symbolism and visual imagery. एक क्या छोटे से इमेज के साथ वो कितना बड़ा बात कह गया है कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको अगर बोलिएगा तो बना देंगे, अदरवाइज आप लोग इसी से देख लीजिए। डिस्कस द ऑरेड एज अ नेचर पोएम ब्लेंडिंग सी एंड द फॉरेस्ट इमेजरी। धीरे धीरे पार कर रहे हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हो, ओके।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में रिफ्लेक्टेड इन ऑरेड। 5 में कंपेयर इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो एंड ऑरेड एज अ इमेजिस्ट पोएम। आपको दोनों पोएम में कंपैरिजन करना है। फिर एलियट का है, डिस्कस द जेरोनेशन एज अ पोएम ऑफ स्पिरिचुअल बेयरनेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द यूज ऑफ सिंबोलिज्म एज एंड इमेजरी इन जेरोन्सन। ठीक है। थर्ड में एक्सप्लेन द थीम ऑफ द हिस्ट्री एंड मेमोरी इन जेरोन्सन। 4 में डिस्कस द जेरोन्सन एज अ मॉडर्निस्ट पोएम। मॉडर्निस्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से क्या हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। 5 में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ जेरोन्सन एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्न मैन। यूनिट 4 में वॉर एंड पोइट्री से डिस्कस द फिटिलिटी एज अ एंटी वॉर पोएम। एंटी वॉर क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वॉर हो, मीनिंगलेस वॉर को बताया है। टू एनालाइज इमेजरी एंड सिंबलिज्म इन फिटिलिटी। थर्ड में हमारे डिस्कस द थीम ऑफ टाइम एंड ह्यूमन लाइफ इन ऑडियंस लुक स्ट्रेंजर। 4 एनालाइज द नेचर इमेजरी इन लुक स्ट्रेंजर। 5 में कंपेयर ओवन एंड ऑर्डन एज अ मॉडर्न पोएट। वो कैसे मॉडर्न पोएट है, दोनों में कंपैरिजन करना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। PDF आपको 60 रुपीज़ में कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर में मिलेगा अप टू सेमेस्टर 8 तक। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मेजोरिटी कमेंट रहेगा तो पार्ट 2 भी कर देंगे। जो क्वेश्चन आपने ये किया है तो उसका भी हम लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।